क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? कहाँ तक पहुंच गए थे? कुछ होमवर्क दिया था मैंने, याद है? प्री रीड करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस पे आ गए थे हम लोग, है ना? राइट। हाँ, we were studying about disproportionation reactions। उसमें हमने ऐसा लिखा था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हैं, उन्हीं सेम टाइप के एटम्स का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ये दो बातें कही थी अपन ने, ना, कि भाई रिएक्शंस इन विच सेम एटम्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अपन उससे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा था हमने H2O2 गिविंग यू, क्या लिखा था एग्जाम्पल देखो जरा, H2O प्लस हाफ O2, राइट? यहां तक पढ़ लिया था अपन लोगों ने, ठीक है। तो अब अपन इसके आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आप लोगों ने एनसीईआरटी से रीड करी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे होती है ना? ठीक है, अब इस केस में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं, लेट्स सी। तो एक क्विक रिकैप, H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1 -1, ऑक्सीजन -1 से 0 जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, ये यहां तक अपन लिख चुके थे लास्ट क्लास में। और इतना लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि एक ही एटम है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक, अब कैसे करना है देखो, जब भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिले तो आप क्या करोगे, आप रिएक्शन को दो बार लिखोगे, एक बार उसका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखोगे, एक बार रिडक्शन वाला पार्ट लिखोगे। बैलेंसिंग में अपन लोग दो हाफ रिएक्शन लिखते थे, याद है सबको? रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक करके लिखते थे। ऐसे यहां भी ब्रेक करके लिखना है। तो क्या करना है, H2O2 ही ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो एक ये हाफ लिखना है H2O2 से ऑक्सीडेशन, और एक ये हाफ लिखना है H2O2 से रिडक्शन। तो आप कैसे लिखोगे? जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आएगी हमेशा दो हिस्सों में लिखना है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, H2O2 इज गिविंग यू O2, ठीक? ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया अपन ने इसमें, दो ऑक्सीजन लेफ्ट में, दो ऑक्सीजन राइट में, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता था उसको बैलेंस करके रखते थे अपन। मुझे ये बताओ कि अगर दो ऑक्सीजन -1 से 0 जाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? दो ऑक्सीजन -1 से 0 गए तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? दो, ठीक बात है। अच्छा, ऑक्सीडेशन हाफ के बाद रिडक्शन हाफ भी लिखते हैं, तो इसी रिएक्शन का रिडक्शन हाफ H2O2 गिविंग यू H2O, इसमें ऑक्सीजन जो है वो -1 से -2 जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड दो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अपने को बैलेंस करके रखनी है, क्योंकि ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, तो ऑक्सीजन कर दिया अपन ने बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई दोनों तरफ, दो दो। अब अपने को ये देखना है कि दो ऑक्सीजन अगर -1 से -2 जाते हैं, तो थोड़ी स्पेस क्रिएट कर ले पहले अपन। दो ऑक्सीजन अगर -1 से -2 जाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे दोनों मिला के? एक ऑक्सीजन एक गेन करेगा तो दोनों मिला के कितने करेंगे? दो, +2 इलेक्ट्रॉन। आप जब भी ऐसे रिएक्शंस लिखोगे दो पार्ट्स में डिवाइड करके, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे पहली रिएक्शन में और दूसरी रिएक्शन में। तो इनको आप कह देना N1 और इसको कह देना N2। कोई दिक्कत नहीं है, N1 N2 को ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट दो रिएक्शन आएंगी और दोनों रिएक्शन में आप जो है इलेक्ट्रॉन देखोगे कितने कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, या तो लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं। इनको आप नंबर लिख देना N1 और N2। इतना लिखने के बाद आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। वो फॉर्मूला कैसे आता है वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है? बट नहीं, हर बार सेम नहीं होगा ना। क्यों होगा सेम, वो तो अपन देखेंगे। तो अगर सेम होता तो N1 N2 अलग अलग क्यों लिखते थे, फिर एक ही से कर लेते ना काम। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का एन फैक्टर आप कैसे लिखोगे? एन फैक्टर का एक फॉर्मूला लिख लो आप, N1 × N2 अपॉन N1 प्लस
N2। ये आपका फॉर्मूला है n फैक्टर के लिए डिस्प्रोपोर्शनेशन में। अब ये आता कैसे है ये भी मैं बता दूंगा। बहुत लॉजिकल सी बात है ये कि कैसे आता है, बट एक बार लिख लो और इसकी मदद से एक बार n फैक्टर निकाल लो कितना आ रहा है। n फैक्टर कितना आता है? n फैक्टर 1, 2 into 2 upon 2 plus 2, this will come out to be 1, n factor is equals to 1। ये आपका आंसर आ गया। अगले एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा कि ये अपन ने फॉर्मूला कैसे बनाया है, ठीक है, कि ये आया कैसे। यहां तक लिखा सब लोगों ने? ये एग्जाम्पल नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लो। ये था एग्जाम्पल 1 अपना डिस्प्रोपोर्शन का। अपन सेकंड एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं, उस पर सेम स्टेप्स करेंगे और उसमें अपन बिना फॉर्मूले के भी करके देखेंगे कि बिना फॉर्मूले के कैसे करना है लॉजिक से। तो दोनों चीजें इस पर अप्लाई करके देखेंगे। तो सेकंड एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, P4 गिविंग यू PH3 प्लस H3PO4। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। P4 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है ना, यहां 0 है। PH3 में क्या है बेटा? PH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? -3, ठीक है। और H3PO4 में क्या आ रही है? H3PO4 में हाइड्रोजन +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है। तो फास्फोरस पे क्या आएगी? किया हुआ केस है अपना ये पुराना, +5, बिल्कुल +5। तो अब देखते हैं भाई किसका क्या हो गया। 0 से अगर फास्फोरस +5 गया है तो क्या हो गया इसका? क्या हो गया? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन क्या हो गया जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन। अच्छा, 0 से अगर -3 गया है तो क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन, बिल्कुल यहाँ पे हो गया रिडक्शन। तो अपने को दोनों रिएक्शंस को अलग अलग करके लिखना है, अपन लिख लेते हैं। तो रिडक्शन की रिएक्शन इज P4 गिविंग यू PH3, जहां पे फास्फोरस 0 से जा रहा है -3 में। मुझे ये बात और बता दो कि क्या फास्फोरस बैलेंस्ड है अभी? नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फास्फोरस को? 4 से। कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई। अब जब फास्फोरस को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो एक फास्फोरस 0 से -3 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन लेता? 3। तो 4 फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 12। तो यहां लिखोगे आप 12 इलेक्ट्रॉन और यहां आप लिख दोगे N1 इक्वल टू 12। अच्छा, ऐसे ही ऑक्सीडेशन के लिए लिखते हैं, और अभी फॉर्मूले के बिना करेंगे सवाल पहले, ठीक है, बाद में फॉर्मूले से करेंगे। ऑक्सीडेशन P4 गिविंग यू H3PO4, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +5 जा रहा है। अब बताओ बेटा कि यहाँ पर फास्फोरस बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें? फास्फोरस बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से। तो अगर हर फास्फोरस 0 से +5 जा रहा है तो 4 फास्फोरस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे? 20, बिल्कुल, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ आपका N2 आ गया 20। अब अपन N1 N2 वाले फॉर्मूले से नहीं कर रहे, वो तो अपने को आ गया। अपन इसको लॉजिक से करना चाहते हैं कि भाई लॉजिक से कैसे होगा। तो लेट्स सी, यहां तक लिख लो सब लोग जल्दी से, है ना, यहां तक लिख लो। लिख लिया सबने? अब लॉजिक समझते हैं। हाँ, तो देखो बेटा, इसका लॉजिक समझते हैं अपन कि लॉजिक क्या है। अब अपने को ये पता करना है कि पता क्या करना है अपने को, क्या क्या पता है पहले वो बात कर लेते हैं। देखो, इधर P4 ने 12 इलेक्ट्रॉन लिए और इधर P4 ने 20 इलेक्ट्रॉन दिए। तो अगर अपने को नेट रिएक्शन लिखनी है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाए उतने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, तो क्या करें? इसको अपन 20 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 12 से कर दें मल्टीप्लाई। ऐसे तो एलसीएम भी कर सकते हैं,
बट वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है उसके लिए मैं आपको ये 20 और 12 से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, क्योंकि 20 और 12 से मल्टीप्लाई करने में जनरल केस है। एलसीएम तो अपने को सोचना पड़ता है कि भाई 12 और 20 का एलसीएम कितना है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हर बार वैलिड है ना, बिना आपके सोचे कि एलसीएम क्या है। ये बात सच है ना कि भाई एलसीएम तो पर्सनली आपको सोचना पड़ेगा कि एलसीएम क्या आ रहा है, बट अगर आप नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली हर बार सेम आएगा, है ना। कोई भी नंबर हो हर बार ही सेम आएगा। तो इसलिए अपन उसी तरीके से कर लेते हैं जो जनरल हो जाए, जिससे कि हम आगे देखेंगे इसको कैसे करना है। तो क्या करते हैं, इस रिएक्शन को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। इससे आपको फॉर्मूले में भी समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला में n1 इंटू n2 क्यों किया। तो बेटा टोटल फास्फोरस कितने हो गए, 20 और 12 टोटल फास्फोरस कितने हो गए, 32। तो 32 फास्फोरस हो गए आपके पास, गिविंग यू pH3 कितने, pH3 बेटा 112 थोड़ी होंगे pH3, 80, हाँ 80 pH3 प्लस H3PO4 कितने, 48, 48 H3PO4। ये आपकी नेट रिएक्शन आ गई, है ना। अब क्या समझना है अपने को, देखो ये जो 32 है दिस इज N1 प्लस N2 है, 32 इज N1 प्लस N2। और आप जब एक को N1 से मल्टीप्लाई करोगे दूसरे को N2 से मल्टीप्लाई करोगे तो N1 प्लस N2 ही आएगा ये हमेशा। यहाँ आपने N2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ N1 से किया, और जनरली आप N1 प्लस N2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका टोटल जब भी आया करेगा आगे हमेशा N1 प्लस N2 आया करेगा, कोई भी रिएक्शन हो जाए। हाँ या ना, कोई बोल क्यों नहीं रहा है। हाँ अच्छा, और ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखना जरा, दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा बेटा इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए, 20 इंटू 12, इतने ही हुए ना। चाहे पहली रिएक्शन से देखो चाहे दूसरी रिएक्शन से देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने, 20 इंटू 12, इतने ही है ना। तो यहां पर लिखेंगे N1 इंटू N2 is total electrons exchanged। अब अपनी थ्योरी तो को थोड़ा सा रिवाइज करके देखते हैं। हमने क्या लिखा था, इन सच केसेस वी फाइंड द टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल मॉलिक्यूल्स, ये दो चीजें अगर आ जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन को टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड करके हमको एन फैक्टर मिल जाता है, क्योंकि पर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज चाहिए होते हैं। यूनिटरी मेथड ना, कि भाई यहाँ पे अपने को दिख गया कि 32 P4 में 240 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। 32 इज N1 प्लस N2 में N1 इंटू N2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए एक P4 में अगर हम देखें तो कितने हो जाएंगे, 240 बाय 32 इलेक्ट्रॉन, या इसको कहेंगे N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 इलेक्ट्रॉन। ये जो वैल्यू है ये इतनी वैल्यू आ रही है, देख लो भाई सब लोग, इतनी आ रही है ना। तो इसीलिए एक P4 में 15 बाय 2 इलेक्ट्रॉन, therefore n factor is 15 by 2 for P4। तो ये क्या हुआ कि अपन एलसीएम लेके करते थे, लेकिन एलसीएम हर बार सोचना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक जनरलाइज मेथड ले लिया कि भाई ये N1 N2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। तो उन्होंने N1 N2 का जनरल मेथड लेके ये फॉर्मूला आपको बना के दे दिया कि अब आप हर बार करो तो वेरिएबल में यही आने वाला है, इन फैक्टर N1 इंटू N2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे
और N1 प्लस N2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इनको डिवाइड करके आपको हर बार आंसर मिल जाएगा, यहां से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा अलग से नहीं निकल के आया है, जो स्टैंडर्ड तरीका है वही किया है। बस उस तरीके पर क्या कर दिया कि उस तरीके को एक बार वेरिएबल्स लेके सॉल्व कर दिया, तो वेरिएबल्स लेके उनको ये मिल गया कि वेरिएबल लेके एंड में ये आ जाता है, तो ये इसको फॉर्मूला बोल दिया उन्होंने कि भाई ये डायरेक्ट आपका मतलब कौन सा स्टेप बच गया, ये वाला स्टेप। ये यहां से यहां तक अगर आपको नहीं लिखना चाहते हो तो सीधे इस स्टेप के बाद ये लिख दो, तो आंसर आ जाएगा। हाँ, बस ये कि आपको हर बार सोचना नहीं पड़ेगा इसको, इसलिए उनने इसको ऐसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया है। समझ में आ रही है बात सबको? एक सवाल और करेंगे अपन इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए, फिर बाकी आपको बाद में और घर पे प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सवाल मिल जाएंगे। तो लॉजिक भी क्लियर है, फॉर्मूला भी क्लियर है। अब जो अपने को मन करे दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक बात जनता? स्कूल एग्जाम में कितना लिखना पड़ेगा? अब इतना तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा एटलीस्ट। इसके आगे या तो लिख दो कि यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन फैक्टर, या फिर स्टेप वाइज लिख दो। स्कूल के एग्जाम में तुम्हें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, सामने वाले को समझाना पड़ता है तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, कि तुमने क्या सोच कर ये कर दिया। और उसको समझाना आना चाहिए कि भाई जैसे किसी अनपढ़ गंवार व्यक्ति को तुम समझाना चाह रहे हो जो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के समझे कि तुमने क्या किया है। ठीक है, तो उस थॉट प्रोसेस से लिखना होता है आंसर के। किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आता तो भी वो तुम्हारा आंसर देख के समझ जाए कि क्या कॉन्सेप्ट सोचा है इसने। ऑल राइट, लिख लिया सबने? डेल्टा वन वाला बेटा पीयूष इसमें कर तो सकते हो, लेकिन बड़ा परेशान हो जाओगे तुम। इसमें तुम निकाल तो सकते हो कि भाई इसने इतने इलेक्ट्रॉन दिए, उसने उतने इलेक्ट्रॉन दिए, तो नेट कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। बट अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड भी नहीं कहूंगा इसको मैं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से नहीं लिखोगे तो आप परेशान रहोगे। तो क्यों करना है आपको इधर उधर के काम? एक सिंपल सा तरीका है लिखने का, उसको अप्लाई कर दो। एक सवाल और करके देखते हैं इसके ऊपर, थर्ड एग्जाम्पल। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखोगे तो परेशान होगे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। अच्छा, तुम वो बोल रहे हो बैलेंसिंग का डेल्टा एन वाला? नहीं बेटा, उससे करने में भी कंफ्यूजन रहेगा। लिख लो, इतना भी क्या तुम आलस कर रहे हो यार। लिखो Br2 गिविंग यू Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव। हाफ रिएक्शन में ही लिखो, क्योंकि उसमें तुमको बैलेंसिंग भी देखनी पड़ती है ना, कि भाई जो स्पीशीज है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं बेटा। ब्रोमीन 0 से -1, और दूसरी तरफ क्या लिख दूं? क्या लिख दूं बेटा, बताओ जल्दी। ब्रोमीन के ऊपर चार्ज +5, तो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन दिख रहा है हमको? इज दिस लुकिंग लाइक अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? हाँ, ये आपका पहला जो है 0 से -1 क्या हो गया? रिडक्शन। और 0 से +5 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब करो, दो हाफ रिएक्शन लिखो, N1 N2 की वैल्यू निकालो। और N1 N2 की वैल्यू निकालने से पहले देख लेना है भाई कि जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। मैं भी रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं वेट करूंगा तुम लोगों का N1 N2 बताने का, उसके बाद आंसर बताऊंगा। तो भाई आंसर तो डिस्कस करेंगे, पहले बताओ ये ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? एक ब्रोमीन 0 से 5 जा रहा है, दो ब्रोमीन है, कितने इलेक्ट्रॉन? 10। सही बात है। फिर रिडक्शन में बेटा, दो ब्रोमीन 0 से -1 कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे?
2, वेरी गुड। बस तब तो काम ही हो जाता है अपना। यहाँ पे n1 की वैल्यू 10, n2 की वैल्यू 2, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, बाकी स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। n फैक्टर इज n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। कितना आएगा ये? 20/12 या फिर 5/3। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सिंपल है। एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया 3-4 सवालों पे तो डिस्प्रोपोर्शन में एन फैक्टर निकालना इजी है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आसानी से आंसर आ जाता है। बस प्रैक्टिस की बात है बेटा हर चीज में। गुड, वेरी गुड स्नेहा, सही है। तो एक ही ने बोला अभी तक मेरे को कि हाँ सर क्लियर है, बाकी बच्चे मन में मान के बैठ गए हाँ सर क्लियर है, लेकिन हम तो खुश हैं। रिस्पॉन्स तो कोई ना कोई दे ही देगा कि हाँ आ गया समझ में। क्रिस्टल क्लियर, अरे सही है, चलो वेरी गुड। तो ये हमारा कौन सा केस था? 10th केस था ना एग्जाम्पल्स का, कि 11th था? कौन सा था? 11th। चलो तो 12th पे आ जाते हैं अब अपन। 12th एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के केसेस, ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसको कहते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो उसमें लिखो, इट इज द रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज the reverse or inverse of disproportionation reaction full stop। Here same atom from two different oxidation states, from two different oxidation states combines to a single oxidation state। इसका ज़्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे रेगुलर एग्जांपल जैसे एन फैक्टर आते हैं इसके, आई माइनस प्लस IO3 माइनस गिविंग यू I2। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, आई माइनस पे -1, IO3 माइनस पे बेटा आयोडीन का कितना आएगा लिख लो, फिर मेरे को बता दो आंसर। IO3 माइनस पे +5, वेरी गुड। और I2 पे 0। तो यहाँ पर I माइनस का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ ना, और IO3 माइनस का क्या हो गया? रिडक्शन। बट अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमको अगर इसका एन फैक्टर पूछा जाए तो इसको अब इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो इंटर मॉलिक्यूलर हो गया ना, जैसा हमारा ओरिजिनल केस था, दो अलग अलग चीजें ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रही है ना भाई। डिस्प्रोपोर्शन में तो क्या था, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम थे, या इंट्रा मॉलिक्यूलर में दो अलग अलग एटम एक ही मॉलिक्यूल में थे। यहाँ तो I माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और IO3 माइनस का रिडक्शन हो रहा है। तो कोई हमसे पूछे अगर कि एन फैक्टर क्या है इसका, तो हम तो डायरेक्टली बता देंगे एन फैक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ एन। बेटा कितने आई माइनस है जरा बताना इसमें? एक। और कहां से कहां जा रहा है आयोडीन इसमें? माइनस आई माइनस में। मैं नीचे लिख देता हूं इसको। तो एक है और कहां से कहां जा रहा है? -1 से 0। तो 0 माइनस -1, तो कितना आएगा इसका एन फैक्टर? 1। आई माइनस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो किसी और से लेना देना नहीं है। इसी तरीके से IO3 माइनस के लिए देख लेते हैं, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा ओ एन। कितने आयोडीन है IO3 माइनस में, फिर से बताओ? एक। कहां से कहां जा रहा है?
कहाँ से कहाँ जा रहा है, 5 से 0, तो 5 माइनस 0, तो 5 आएगा इन फैक्टर। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी ना, जब कॉम्प्रोपोर्शन होना है तो भले ही एक ही एटम बट वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में है, तो इंटरमॉलिक्यूलर का ये एग्जांपल हो गया ये भी। हाँ, बस क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है ये इसका एन फैक्टर निकालना है तो वो आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले तरीके से निकालना पड़ेगा कि भाई इसका n1 निकालो, इसका n2 निकालो और फिर उससे निकालो। तो प्रोडक्ट का तो डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप से आएगा, बट अगर रिएक्टेंट जो जनरली हमसे पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो कॉम्प्रोपोर्शनेशन हमने कैटेगरी लिख ली है, बट इसका एन फैक्टर वैसे ही आएगा जैसा हमने इंटरमॉलिक्यूलर का देखा था। ऐसे ही देखे थे ना शुरुआत के एन फैक्टर सारे ऐसे ही करते थे, याद है, डेल्टा वन वाले तरीके से। बिल्कुल। तो ये सारे हमको केसेस करने थे एन फैक्टर कैलकुलेशंस के। हाँ, I2 का 5/3 आएगा, बिल्कुल जैसा पिछले केस में आया था। तो जनता लिख लिया सबने यहाँ तक, तो हम आगे बढ़े, हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वगैरह पे आ जाएं। ये एक आध सवाल भी पूछ लेता हूँ मैं पहले तुमसे, एक दो सवाल थोड़ा इक्विवेलेंट वेट वाले पूछ लेता हूँ, फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्योंकि एन फैक्टर से हमको निकालना तो इक्विवेलेंट वेट था। याद है अपन ने बात करना शुरू की थी कि भाई एन फैक्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने को इक्विवेलेंट वेट निकालना है। हाँ, तो निकाल लेते हैं, एक दो सवालों में निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट वेट, फिर देख लेंगे। आ जाओ, लेट्स सॉल्व वन और टू इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चंस। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। करते हैं भाई सवाल। क्वेश्चन लिखो जनता। Equivalent weight of NH3 in the change. Equivalent weight of NH3 in the reaction कर देते हैं उसको। In the reaction, reaction क्या है आपकी? N2 1/2 N2 3/2 H2 giving you NH3 is, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, A 17/6, B 17, C 17/2 या फिर D 17/3। तो आपको NH3 का एन फैक्टर निकालना है। ठीक है, दो लोगों के आंसर्स आना शुरू हुए मेरे पास। करो करो, देखते हैं फिर। और अभी तक दो ही लोगों के आंसर्स आए हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा N2 में क्या लिखना है जल्दी बताओ। 0। और प्रोडक्ट में अमोनिया में कितना लिखना है? -3। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन है ना। चलो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, प्रोडक्ट में क्या लिखना है सिंगल हाइड्रोजन का? +1। तो इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एक काम करते हैं, तीन चीजों की एन फैक्टर लिख लेते हैं बेटा। N2 का एन फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे? 2 नाइट्रोजन है 0 से -3 का एक, तो एन फैक्टर कितना आएगा? 2 नाइट्रोजन 0 से -3, एन फैक्टर कोई तो बोलो, 6 है ना। 2 नाइट्रोजन 0 से -3, तो एन फैक्टर 6। अच्छा, H2 के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? H2 के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो 2 हाइड्रोजन 0 से +1, तो एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 आएगा ना, 2 हाइड्रोजन है 0 से +1। अमोनिया में या तो ऑक्सीडेशन देखोगे या रिडक्शन, तो चाहे नाइट्रोजन से देखो चाहे हाइड्रोजन से देखो, एन फैक्टर कितना आने वाला है? किसी एक से देखना है आपको, या तो रिडक्शन देखा जाएगा या ऑक्सीडेशन। एन फैक्टर कितना आएगा? 3।
तो यहाँ इसमें NH3 में नाइट्रोजन कितने हैं ये बताओ। चलो मैं बताता हूँ कैसे आ रहा है। 3 कितने नाइट्रोजन NH3 में? 1। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ जा रहा है NH3 के अंदर? 0 से -3। तो जब अमोनिया की बात करोगे तो एक ही नाइट्रोजन देखोगे जो 0 से -3 जा रहा है। या फिर हाइड्रोजन की बात करोगे तो 3 हाइड्रोजन है, कहां से कहां आ रहे हैं भाई जनता? 3 हाइड्रोजन 0 से +1, तो इसमें भी 3 आएगा। तो हमने कहा था, याद है कि भाई या तो ऑक्सीडेशन देख लो या रिडक्शन देख लो, आएगा एन फैक्टर सेम ही। तो एन फैक्टर आ गया 3। तो अब आंसर तो बता ही सकते हो मेरे को जल्दी से, क्या आएगा आंसर अगर एन फैक्टर 3 आ गया तो? डी, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे एक बात और लिख लेते हैं कि भाई अगर कोई पूछता आपसे N2 का इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में, तो क्या लिखते हैं आप? ए क्यों लिखते? 17 थोड़ी है N2 का मास, चेक तो करो। N2 का मास तो बताओ पहले। 28/3, बिल्कुल। अरे 3 नहीं, 28/3 क्यों होगा? एक चीज सही बोले दूसरी गलत कर दी। 28/6। अच्छा, H2 का इक्विवेलेंट वेट पूछता कोई तो क्या कहते हैं आप? 2/2, बिल्कुल। 2/2 यानी 1। तो कितने नंबर आइटम गिन के गिनने हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि किस चीज का पूछा गया। N2 का पूछा जाता तो 2 आइटम गिनते नाइट्रोजन के। NH3 का पूछा गया इसलिए 1 आइटम गिन रहा है। ये हर बार अपन ने एग्जाम्पल में देखा था बेटा कि जिस चीज का पूछा जाएगा उसके आइटम गिनने हैं, उसमें चेंज देखना है। ठीक है, और मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ आपको। चलो एक दो और करवा देता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन कि कैसे होगा। करें करें। ठीक है, अरियंत कह रहा है कि I2 का कैसे निकालेंगे? तो बेटा I2 तो क्या हो गया, I2 का चाहिए तो I2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, तो N1 निकालना, N2 निकालना और I2 का लिखना, तो N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 कर देना, आ जाएगा। N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 अगर I2 का निकालना हो तो। ठीक है, बिल्कुल। चलो जल्दी से आगे अगला सवाल करते हैं भाई, अपने को और भी चीजें करनी, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे भी तो आना है। एक सवाल और करते हैं, चलो 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 चलो, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन और फिर अपन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। लिखो भाई जनता, द इक्विवेलेंट मास ऑफ MnSO4 question, the equivalent mass of MnSO4 is half its molecular mass, is half its molecular mass when it is converted into, your options are A Mn2O3, B MnO2, C MnO4 माइनस, या फिर D MnO4 2 नेगेटिव। हाँ, वेट और मास अपन केमिस्ट्री में सेम मान के चलते हैं भाई, या न्यूटन वाला फर्क नहीं होता। ठीक है, वेट और मास सेम मान के चल रहे हैं। तो ये बताओ, ये सवाल देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि क्या एन फैक्टर कितना होना चाहिए? मतलब सवाल देख के ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि एन फैक्टर क्या है, वो समझ में आएगा तो आपका काम हो जाएगा। एन फैक्टर क्या होना चाहिए? 2, बिल्कुल सही बात है। तो ये सवाल देख के हम कह रहे हैं कि एन फैक्टर शुड बी 2। ठीक है, एन फैक्टर 2 होना चाहिए। अच्छा, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जरा भाई, MnSO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2।
n फैक्टर 2 क्यों होना चाहिए? अरे तुमको बोला है कि इक्विवेलेंट वेट जो है वो मोलर मास का हाफ है, तो अभी तो तुम कह रहे थे कि सर इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर मास बाय n फैक्टर होता है। तो अगर इक्विवेलेंट वेट हाफ है तो n फैक्टर क्या रहा होगा? 2 रहा होगा ना। बस। अब 2 से n फैक्टर 2 आने के लिए क्या हो सकता है? भाई mn प्लस 2 में है और एक ही mn है, तो n फैक्टर दो दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो ये +4 जाए या फिर ये कहाँ जाए, कहाँ जाए, 0। तो अब देख लो भाई ऑप्शंस में कि 0 या +4 किस में मिल रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है mn की? यहाँ पे Mn2O3 में कितनी आ रही है? +3। तो ये आंसर होगा क्या? नहीं होगा। MnO2 में कितनी आ रही है? +4। तो ये आंसर हो गया, हो गया ना। अच्छा बाकी भी देख लेते हैं, इतना कर ही रहे हैं तो MnO4 नेगेटिव में कितनी आ रही है? +7। और MnO4 2 नेगेटिव में कितनी आ रही है? +6। बिल्कुल। तो यहां से यहां जाता तो n फैक्टर 1 आता, यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे कितना आता बेटा? MnO4 नेगेटिव पे जाता तो n फैक्टर कितना आता? 5। और अगर यहाँ आता तो कितना आता n फैक्टर? 4। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन लॉजिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस क्या कह रहा है क्वेश्चन वो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये बोल रहा है कि अगर इक्विवेलेंट वेट मोलर मास का आधा है तो n फैक्टर 2 है, ये आपको डिड्यूस करना आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चन करेंगे बाद में प्रैक्टिस, बट बेसिकली किस टाइप से यूज होगा इन फैक्टर का इक्विवेलेंट वेट निकालने की समझ में आ गया। रिएक्शन बेस्ड इन फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे, और एक बार इन फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट तो आ ही जाएगा, मतलब उसमें तो दिक्कत है ही नहीं है। नहीं है ना जनता? अरे कोई तो बोलो, एक यशोधरा ने बोला है बस यस। हर थोड़ी देर में भूल जाते हैं बोलना। ठीक है, सही है, सही है। तो अब इन फैक्टर के और भी कुछ यूजेस हैं, वो भी अपन समझ लेते हैं कि और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे एक टर्म तुमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी पहले मोल कॉन्सेप्ट में, फिर मैंने कहा था कि बेटा इसको मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा ज्यादा डिटेल में, इसको आगे बात करेंगे, कहा था। तो तुम्हें समझ में आया होगा कि अब क्यों कहा था, क्योंकि एन फैक्टर पढ़ाना था। अब एन फैक्टर तो काफी बड़ा निकला है ना। हाँ ग्राम इक्विवेलेंट वाला। तो उस वक्त इसलिए नहीं बात करी थी अपन ने, क्योंकि एन फैक्टर जो है वो थोड़ा लंबा है। चलो नेक्स्ट हेडिंग पर आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ अपन इक्विवेलेंट डिफाइन करेंगे, उसके फॉर्मूले लिखेंगे और नॉर्मलिटी के भी फॉर्मूले लिखेंगे और सवाल करेंगे। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो अब इसको यूज करना सीखेंगे कि कैसे यूज करना है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चंस में और रिएक्शंस में। पीयूष मैं बता दूंगा, उसमें पूरा एक साथ मत करना, उसमें बहुत ज्यादा सवाल है BB1 में, तो उसको सारे एक साथ मत करना। आई टेल यू आफ्टर बैलेंसिंग जो क्वेश्चंस हैं, पहले 3-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनके बाद के जो क्वेश्चंस है वो करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी अपन इधर की बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखते चलो। वन इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस one equivalent or 1 gram equivalent is that amount of the substance which either gains or loses which either gains or loses 1 mole of electrons. Full stop.
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपन लिखेंगे। तो हमने इक्विवेलेंट मास निकालना तो सीख लिया, यहां तक लिख लो, उसके बाद देखते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तक लिख लो। गेन्स और लूजेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख लिया सबने? हाँ, तो मोलर मास जब हमको पता होता था तो हम करते थे गिवन मास बाय मोलर मास टू फाइंड आउट मोल्स। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, पहला चैप्टर अपन ने यही करते थे। हाँ शशांक, क्या हो गया? स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही लूजिस की, करेक्ट कर लेना, नोट्स में कर लेना। वो डबल ओ एस सी एस लिख दिए मैंने, एल ओ डबल एस सी एस आ जाएगी। खैर अभी वो बात नहीं, तुम इधर तो ध्यान दो जल्दी। मैं क्या पूछ रहा था कि भाई गिवन मास बाय मोलर मास होता था नंबर ऑफ मोल्स, है ना? सही है, पर गुड। तो अब अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए तो हो जाएगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। बिल्कुल सही बात है, जो अपन ने निकालना भी सीख लिया। दिस इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इससे अपने को रिलेशन मिलेगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स में भी। कैसे मिलेगी? एक सेकंड सुन लो, उसके बाद लिख लेना। तो सिंस अपन ने पढ़ा था बेटा कि इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास को अपन ने फॉर्मूला लिखा था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, लिखा था, हाँ या ना? अभी लिखा था। तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस फॉर्मूले को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने को मिल जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। अब एक गिवन मास बाय मोलर मास क्या हो गया? मोल्स। तो ये अपने को एक और रिलेशन मिल गई कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो या तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करो, या मोल्स पता हो तो मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। अब इसको नोट कर लो, फिर अपन इससे नॉर्मलिटी भी डिफाइन करेंगे और फिर सवाल करेंगे। वील डू क्वेश्चंस ऑन दिस। कर लो नोट जल्दी से। सबने कर लिया नोट? डन बाय एवरीवन? ठीक है, तो अब अपन इसमें नॉर्मलिटी डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि अपने को इक्विवेलेंट निकालना आ गए तो नॉर्मलिटी भी अपन निकाल पाएंगे। तो नॉर्मलिटी इन ब्रैकेट कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो उसमें लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन number of gram equivalents of a substance present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution is known as normality. मोलैरिटी होता था मोल्स पर लीटर, नॉर्मलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, है ना? इसको शॉर्ट में भी लिख देता हूं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो फॉर्मूला बना लेते हैं अपन। फॉर्मूला हो गया नॉर्मलिटी का आपका, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
solution in liters. ठीक, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बिल्कुल मोलारिटी के फॉर्मूले जैसे दिखता है। तो जरा लिखो, जरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को मोल्स इनटू एन फैक्टर लिखो और देखो कुछ नई रिलेशन बन के आती है क्या। लिख के देखो जरा। सही बात है। आयुष, विधान, पर्व, ईशान, उत्कर्ष, करो जल्दी, बाकी जनता भी। हाँ, तो अब अपन सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो हमको दिख रहा है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स, अच्छे से लिखते हैं इसको, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा मोल्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता था, क्या होता था, मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी आपका आ गया मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ये एक और रिलेशन आ गई आपके पास नॉर्मलिटी के लिए नई। ठीक, तो मोलारिटी जैसे दिखता है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी नॉर्मलिटी में रिलेशन आ जाता है, दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अब डाइल्यूशन लॉ लिख लेते हैं, जैसा अपन ने मोलारिटी के लिए लिखा था। हाँ, मोलारिटी कैपिटल एम होता है बिल्कुल। तो डाइल्यूशन लॉ अपन ने मोलारिटी के लिए लिखा था M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। नॉर्मलिटी के लिए हो जाएगा N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ याद आ रहा है? मोलारिटी में भी लिखा था तुमने ऐसा फॉर्मूला? नहीं, n फैक्टर अपॉन 22.4 नहीं लिख सकते बेटा। वो नहीं लिख सकते, वो तुम कहाँ जोड़ रहे हो, तो गैस की बात थी, है ना। डाइल्यूशन लॉ और मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन का भी एक फॉर्मूला बनाया था अपन ने, कि अगर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन करते हैं तो रिजल्टेंट मोलारिटी अपन लिखते थे M1V1 इज प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी अगर चाहिए तो हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इफ यू मिक्स टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये थ्योरी होगी। अब सवाल पे आ जाते हैं, मतलब अब मैं तुमसे कुछ थोड़े नॉर्मलिटी मोलारिटी के सवाल करवाता हूँ, थोड़ा मोलारिटी रिवाइज हो जाएगा। और किसी ने अगर बहुत दिनों से नहीं रिवाइज किया हो तो बेटा अब जो है मोलारिटी रिवाइज कर लेना, काम आएगी। और इसी चैप्टर में आगे चल के पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम भी काम आने वाले हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर में, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल विधान, थ्योरी सिंपल ही है, बस एप्लीकेशन की प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो मोलारिटी की प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। नॉर्मलिटी के सवालों में मोलारिटी कई बार आ जाती है बीच बीच में। एन फैक्टर कहाँ गया? उत्कर्ष, तो ये एन फैक्टर की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ तो ये तो नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी की बात हो रही, कन्वर्जन कर ही नहीं रहे ना यहाँ तो हम। ये तो हमने नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन निकाले हैं, तो नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी में तो ये एन फैक्टर आएगा। नहीं नहीं आयुष, ऐसा नहीं होता। चलो चलो सवाल करते हैं, सवाल करके तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। लिखो सवाल, क्वेश्चन लिखो। सवाल करोगे तो तुमको लगेगा कि कैसे यूज करना है। लिखो, कैलकुलेट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी फॉर द फॉलोइंग। कैलकुलेट मोलारिटी and normality for the following. अरे उत्कर्ष, बच्चों एक सेकंड रुक जाओ, अभी मानेगा नहीं। देख M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 था, दोनों तरफ तूने एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि किसी इक्वेशन के दोनों साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
रुक जाओ, तो ये मोलारिटी इंटू एन फैक्टर हो गया तेरा N1V1, ये मोलारिटी इंटू एन फैक्टर हो गया तेरा N2V2। बस अब खुश, संतुष्ट, हैप्पी। ओ हो, पुष्कर कह रहा है एन फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा कैंसिल कर देगा तो तू नॉर्मलिटी वाले फॉर्मूले पे कैसे आएगा? मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि तू नॉर्मलिटी वाले फॉर्मूले पे आ जाए। तो ये उल्टा कर सकता है कि इसको ब्रेक करके ऐसे लिखेगा, तो एन फैक्टर काट देना तो तू मोलारिटी वाले फॉर्मूले पे पहुंच जाएगा, मतलब ये दोनों फॉर्मूले इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। हिंट मांगा था बस। हाँ लेकिन गलत टाइम पे हिंट मांगा ना तूने, मैं सवाल देने जा रहा था, फ्लो बिगड़ जाता है। और जरूरत नहीं थी उसकी, वो सवाल में आते तो यूज हो जाता, अभी थोड़ी देर में सवाल आते जब हम मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करते तो दिख जाता कि मोलारिटी इंटू एन फैक्टर करके नॉर्मलिटी आ जाता है। लिखो लिखो सवाल लिखो, फ्लो बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, चलो जल्दी, फील में थे अपन सवाल करने की कि सवाल करेंगे। लिखो सवाल, कैलकुलेट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी फॉर द फॉलोइंग। लिखा जनता यहां तक? हाँ, तो नंबर 1, 0.74 grams of 0.74 grams of CaOH whole twice in 5 ml of solution. Second, 3.65 grams of HCl in 200 ml of solution. Or third, 1 by 10 mole of H2SO4 in 500 ml of solution. तो करो भाई, ये 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस के आंसर निकालो, फिर अपन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, उस पर सवाल करेंगे। ठीक है आयुष। अंश का बेटा तूने कुछ कन्वर्जन में गड़बड़ करी है। हाँ दिव्यांश ठीक है। पुष्कर सही है यूनिट्स के साथ, वेरी गुड। अर्नव बढ़िया, गुड। तो फर्स्ट वाला डिस्कस कर लूँ मैं, सबका हो गया है तो जल्दी से, छोटा सा सॉल्यूशन है, कर लें। हाँ, तो देखो फर्स्ट वाले केस की बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर बाकी दो भी आप कर लेना। सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट, CaOH होल ट्वाइस तुमको दिया है 0.74 ग्राम, तो बेटा इसके मोल्स लिख सकते हो तुम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है CaOH होल ट्वाइस का? मोलर मास कितना है 74, तो कितना आएगा ये 0.0 यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी लोगों ने, 0.1 या 0.01 क्या आएगा? कुछ लोगों ने 0.1 किया है ना इसको। हाँ 0.01 आएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 5 ml है या 5/1000 लीटर है, इसीलिए मोलारिटी क्या हो जाएगी? मोलारिटी क्या हो जाएगी? मोल्स बाय वॉल्यूम, तो 0.01 अपॉन 5/1000, तो दिस बिकम्स 10/5 या 2 मोलर, ये मोलारिटी आएगी। और एक बार मोलारिटी आ गई तो इनफैक्ट नॉर्मलिटी तो सीधे एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो मोलारिटी इज 2
एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर कितना है? 2। Therefore, normality is molarity into n factor, which comes out to be 2 into 2, और नॉर्मलिटी को हम लिख देंगे 4 नॉर्मल। ठीक है, एक आंसर ये और एक आंसर ये, यही किया था। तो सही क्या होगा, सिर्फ कैलकुलेशन में कुछ लोगों ने मिस्टेक करी है 0.01 और 0.1 की, बाकी सही है ना। चलो आगे के भी करते हैं। अगले वाले का आंसर क्या आ रहा है? उत्कर्ष सेकंड वाले में गड़बड़ की है बेटा तूने। 5/2 नहीं आएगा यार। हाँ, काफी लोगों ने सही आंसर निकाला है। 1/2 या 0.5 आना चाहिए आंसर। काफी लोगों का सही आ रहा है, 1/2 या 0.5, बिल्कुल। तो सेकंड केस तो और भी सिंपल है। HCl दे रखा है कितना, 3.65 ग्राम। तो बेटा मोल्स कितने आएंगे? गिवन मास बाय मोलर मास कितने आते हैं? 0.5 मोल। अच्छा, 0.5 मोल कैसे आ रहे हैं? नहीं नहीं, कौन ने कहा 0.5 मोल? 0.1 मोल आ रहे हैं। हाँ, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 200 ml या 0.2 लीटर्स। तो इन दोनों डेटा से मोलारिटी कितनी आती है? मोल्स बाय वॉल्यूम कितनी आती है मोलारिटी? 5/2 कैसे आएगी उत्कर्ष? पागल हो गया है क्या? 0.5 आएगी। 5/2 कैसे आ रही है ये? 0.1/0.2 5/2 होता है। कैसी बातें कर रहा है? हाँ, एन फैक्टर HCl का कितना होता है? कितने H प्लस दे सकता है HCl? 1। इसलिए नॉर्मलिटी भी क्या आने वाली है? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर करके क्या आएगी? 0.5। बिल्कुल सही बात है। तो दीज आर योर आंसर्स। ठीक, लास्ट केस करो भाई जनता। थर्ड केस 0.2 और 0.4 और क्वेश्चन। उत्कर्ष क्वेश्चन नहीं लिखा, नहीं नहीं नहीं, स्क्रॉल करेंगे, गलत बात है ये। इतनी भी क्या जल्दी है सवाल करने की? सवाल लिखना चाहिए था, क्वेश्चन क्यों देखना है? क्यों देखना है क्वेश्चन? अगली बार नहीं करूंगा स्क्रॉल। सवाल देते वक्त सवाल लिखा करो, आंसर देने की जल्दी में मत रहो। वेरी गुड पीयूष, बढ़िया। वासु ठीक है। तो तीनों करने चाहिए ना नोट टाइम पर। अक्षत सही है, मोहित ठीक है। विधान 1/50 नहीं आना चाहिए यार, 1/5 आना चाहिए। 1/50 तो गड़बड़ हो जाएगा। पुष्कर, हाँ जनता, क्या आंसर? चलो मैं सॉल्व कर दूं। आंसर 0.2 0.4 आएगा। सॉल्व कर दूं, ये तो बहुत ही सिंपल है, तीनों में सबसे ज्यादा सिंपल सवाल है ये। सीधे मोल्स दे रखे हैं आपको। H2SO4 मोल्स कितने हैं? 1/10। वॉल्यूम कितनी है? 1/2 लीटर। 500 ml दे रखी है ना, मैं लिख देता हूँ डिटेल के लिए। वॉल्यूम दे रखी है 500 ml, विच इज 1/2 लीटर। Therefore molarity is 0.1 by 0.5, which is 0.2। सही है? हाँ पी सौरभ, सही है सही है, वेरी गुड। तो मोलारिटी इज 0.2 और नॉर्मलिटी इज मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, विच इज 0.2 इंटू एन फैक्टर क्या है? 2।
तो नॉर्मलिटी आ जाएगा 0.4 नॉर्मल। ठीक है, आ गए आंसर। हाँ, तो जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है, इतनी भी जल्दी नहीं है आंसर की। जल्दबाजी एग्जाम में होनी चाहिए, लेकिन वो भी ओवर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक जनता, कर लेंगे। अब तो नॉर्मलिटी निकालनी आ गई अपने को, जो अपने को मोल कॉन्सेप्ट में नहीं आती थी, अब तो आ जाती है, कर लेते हैं, है ना। तो थोड़े सवाल और प्रैक्टिस करना है इसके, और थोड़े टफ सवाल भी आ जाते हैं। अभी मैंने इजी कराए, ज्यादा टफ नहीं कराए। हाँ, नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होगी, चलो ठीक है, अब किसी ने पूछ लिया तो वैसे तो नॉर्मलिटी की यूनिट लिख लेते हैं। वैसे तो फॉर्मूले से दिख जाती है, क्या होगी यूनिट। अरे तो उत्कर्ष 1/5.2 ही तो होता है। नहीं, सेम एज मोलारिटी थोड़ी होगी। नॉर्मलिटी की यूनिट होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। फॉर्मूला लिखा ना अपन ने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, उसको कहते हैं नॉर्मल। जैसे मोलारिटी को मोलर बोल देते हैं, नॉर्मलिटी को नॉर्मल कह देते हैं। ठीक है। विधान पहले नॉर्मल लिखता है, फिर नॉर्मला। अरे रे, टाइपिंग मिस्टेक, कैसी कैसी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। नॉर्मला। मोलारिटी इंटू एन फैक्टर वाले से देखोगे तो उसमें एन फैक्टर इंटू मोलारिटी में क्या होगा कि एन फैक्टर की यूनिट नहीं लिखी थी, बट जब मोलारिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो इट कन्वर्ट्स टू ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। मतलब मोल्स इंटू एन फैक्टर इज बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंस, ये आपको पता होना चाहिए। तो एन फैक्टर को वैसे कोई यूनिट नहीं लिखा था, नंबर लिखा था अपन ने, बट वो ये ना कि हर फॉर्मूले से डायरेक्ट यूनिट नहीं मिलती आपको। चलो भाई, अगला यूज जो अपने को इक्विवेलेंट का करना है वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से आएगा। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिखते हैं अपन। किसी ने पढ़ी क्या भाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? डिड समवन रीड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? नहीं पढ़ी किसी ने भी? अच्छा, कुछ ने पढ़ी है, ओके, मॉड्यूल में देखा था, गुड। एनसीईआरटी में यार अब देखना पड़ेगा, बहुत टाइम से मैंने भी नहीं देखी कि एनसीईआरटी में कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, देख लेंगे। हाँ सही है विधान, तो मिला नहीं, कोई बात नहीं, चलो देख लेंगे, मॉड्यूल में तो मिल जाएगा, है ना। तो लिखते हैं, लिखो भाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, according to law of equivalence, comma, whenever two substances react, whenever two substances react, comma, the equivalence of one will be equal to the equivalence of one will be equal to the equivalence of the other, equal to the equivalence of the other, and is also equal to the equivalence of each of the product, of each of the प्रोडक्ट। इसको यूज कैसे करते हैं, इस लॉ को समझते कैसे हैं, वो भी बताऊंगा मैं अभी। लिख लो एक बार, उसके नेक्स्ट लाइन में नोट करके लिख लेना।
कि reactant having least number of gram equivalent, reactant having least number of gram equivalent will be the limiting reagent. Will be the limiting reagent in any given reaction. In any given reaction. तो अब इसको कैसे यूज करना है वो अपन समझ लेते हैं। मैं बता देता हूं तुमको। यहां तक लिखो, उसके बाद बताता हूँ इसको कैसे करना है। लिख लिया सबने? चलो तो इसको अपन क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे और इसका मतलब क्या है वो मैं पहले एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। तो लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पहले आसान से शुरू करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब टफनेस या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। उत्कर्ष मोल्स अपन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर सकते हैं, बट हम ये कह रहे हैं ना कि उससे तो कर ही सकते हैं, बट हम ये कह रहे हैं कोई सवाल को इक्विवेलेंट से करना है तो कैसे करना है। मोल मोल एनालिसिस से तो हो ही जाता है भाई, वो तो करना आता ही है। इक्विवेलेंट से करना है तो कैसे करना है ना। कुछ जगह अपने को दिखेगा कि इक्विवेलेंट से करना अपने को फास्ट पड़ेगा, क्विक होगा। तो लिखो सवाल, फाइंड आउट द मास ऑफ CH4, फाइंड आउट द मास ऑफ CH4 that reacts with that reacts with 320 grams of O2। अच्छा एक काम करो, मैं दो एग्जांपल एक साथ दे रहा हूं, दोनों पहले लिख लो और सेकंड वाला पहले करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पे आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। 320 grams of O2 to form CO2 and water, ये पहला है। और दूसरा भी लिख लेते हैं और पहले सेकंड वाले को करेंगे, सेकंड वाले एग्जांपल को पहले सॉल्व करेंगे। सेकंड लिखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgOH होल ट्वाइस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ moles of MgOH whole twice that react with that react with 444 grams of, नहीं 441 कर देना उसको, 441 grams of H3PO4, H3PO4 for complete neutralization of the acid, H3PO4 for complete neutralization of the acid। तो भाई ये सेकंड वाला जो है वो पहले करना है अपने को, ठीक है। सेकंड पहले करना है, फर्स्ट बाद में करना है। तो सेकंड वाले की रिएक्शन लिखो सबसे पहले, तो फिर मैं समझाता हूँ इसका लॉ क्या मतलब क्या है। बैलेंस नहीं करेंगे रिएक्शन को, हम इसको बिना मोल मोल एनालिसिस के करना चाहते हैं, इक्विवेलेंट से। तो विल डू इट विदाउट बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद मोल मोल एनालिसिस से तो हो ही जाएगा। तो सॉल्यूशन फॉर सेकंड करना है अपने को। हाँ भाई, तो जनता क्या रिएक्शन होगी, MgOH होल ट्वाइस
प्लस H3PO4 क्या बना के देगा तुमको? एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या सॉल्ट बनाना है? अक्षत सही लिख के भेजा है, बड़ी मेहनत लगी होगी लिख के भेजने में, लेकिन क्या बनाएगा ये? Mg3PO4 होल ट्वाइस, बिल्कुल Mg3PO4 होल ट्वाइस प्लस वाटर। अपन बैलेंस नहीं कर रहे, अपने को एन फैक्टर और इक्विवेलेंट से सवाल करना है, ठीक है? रिएक्शन लिख लो, उसके बाद लिखना रोक देना है ना, मैं एक सवाल समझाऊंगा, उसके आगे आपको करना होगा। लिख लिया जहां तक सबने? हाँ, अब लिखना छोड़ देना। सुनो, अब अलग अलग सवालों में चीजें क्या दी हैं वो बदल जाएंगी, किसी में मोल्स दिए, किसी में मास दिया है, किसी में मोलारिटी दी होगी, क्या वो बदलता रहेगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट है? कि भाई जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनका इक्विवेलेंट बराबर होगा। मतलब पहले तो अपन लिख लेते अपने को क्या क्या दिया, अपने को मोल्स पूछे हैं, तो मोल्स इसके पूछे हैं और इसके अपने को पता नहीं है अभी, है ना? मास अपने को पता है, एक काम करते हैं पहले मास लिखते हैं, रुक जाओ। तो मास जो है इसका तो पता नहीं है, H3PO4 का दे रखा है 441 ग्राम। तो बेटा मोल्स इसके पता करने हैं, 441 ग्राम के मोल्स निकाल सकते हैं अपन। 441 बाय 98 कितना आता है? ये कितना आता है? 4.5, 4.5 मोल्स। और इसको अपन एक्स लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, इसके मोल्स एक्स लिख लेते हैं। अच्छा, एन फैक्टर MgO छोड़ दो, इसका एन फैक्टर कितना लिखूं मैं इस रिएक्शन में? MgO छोड़ कितने OH दे रहा है? 2, तो 2। H3PO4 कितने H प्लस दे रहा है? 3, तो इसका एन फैक्टर 3। मोल्स पता है, एन फैक्टर पता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। MgO छोड़ इसके कितने लिख दें? ग्राम इक्विवेलेंट कितने लिख दें? मोल्स इनटू एन फैक्टर कितना आएगा? ये 2x आएगा, आएगा जनता। अभी सीखा था अपन ने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर, हाँ या ना? ठीक है, इधर दूसरे वाले के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 3 इंटू 4.5, 13.5, बिल्कुल। अब सुनो बात, ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये बदलता रहेगा सवालों में, ठीक है? किसी में मास दिया है, हो सकता है किसी में मोल्स दिए हो डायरेक्ट, किसी में हो सकता है मोलारिटी दी हो, किसी में हो सकता है नॉर्मेलिटी दी हो, ये बदल सकता है, मतलब इसके ऊपर का प्रोसेस बदल सकता है। बट ग्राम इक्विवेलेंट्स एक बार आपके पास आ गए, तो हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्या लिखा है कि दो चीजें, सुनना ध्यान से, जो आपस में रिएक्ट करती हैं, इनके इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होंगे? रिएक्ट करने वालों के इक्विवेलेंट्स आपस में क्या होंगे? क्या होंगे? आंसर मत बताओ, ये सेंटेंस का कंप्लीशन बताओ। इक्वल, बिल्कुल। तो यहां पे हमने क्या लिखेंगे? यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, equivalence of MgO whole twice is equals to equivalence of H3PO4, तो 2x is equals to 13.5, x is equals to कितना लिख दूं? x is equals to कितना लिख दूं? 6.75। तो आप मोल मोल एनालिसिस से भी करते तो भी यही आता, 6.75 मोल्स। इक्विवेलेंट से करोगे तो भी यही आएगा, ये आपसे पूछा था। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये है, ये अपने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यूज किया कि दो चीजें जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनके इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होंगे, हमेशा। और यहां अपने को बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है? बिल्कुल, प्रोडक्ट में भी सेम होंगे, इसके इक्विवेलेंट भी इसी के बराबर आएंगे। इसके इक्विवेलेंट जो हैं ये भी लिख सकते थे, दिस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस, ये भी कर सकते थे। आसिम, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? पता नहीं यार, मुझे नहीं आता। हर चीज का प्रूफ चाहिए।
मत कर तू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इस्तेमाल, तू मोल मोल एनालिसिस से कर लेना। समझाया था मैंने ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का प्रूफ। सुन लो, अब पूछ ही लिया है तो मैं मतलब सवाल करवाना चाह रहा था, लेकिन बीच में कुछ कुछ और पूछ लेते हैं। बताता ना मैं कि आगे चल के कि ये कैसे हो रहा है इक्वल, क्या होता है एक इक्विवेलेंट। बेसिक डेफिनेशन क्या बताई थी? दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच लूजेस और गेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है? बताया था। हाँ, तो भाई किसी रिएक्शन में किसी ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो जितने ये लूज करेगा उतने ही तो सामने वाला ले पाएगा। इसने अगर 1 मोल लूज किए तो 1 मोल गेन करेगा, इसने 2 मोल लूज किए तो 2 मोल गेन करेगा। तो जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने इक्विवेलेंट इसके होने ही पड़ेंगे अगर रिएक्शन है तो। आई बात समझ में? बाकी मैथमेटिकली भी प्रूव करना है तो कर सकते हो, वो स्टोइशियोमेट्री से जाना और तुम कैलकुलेट करना, उसमें इक्विवेलेंट हमेशा बराबर आएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि ऑल, जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उनके सेम होंगे और उनसे मिलके जो बनता है उसके सेम होंगे। जो चीजें रिएक्ट नहीं करती उनके सेम नहीं होंगे। जैसे अभी 2 रिएक्शन करा देते तुम, वो करवाऊंगा मैं आगे चल के, NaOH प्लस MgH होल ट्वाइस 2 बेस ले लेते और इसको HCl से रिएक्ट करा देते, तो NaOH का और MgH होल ट्वाइस का थोड़ी इक्वल होगा। वो तो इन दोनों का मिला के जो है वो HCl के बराबर आएगा। ये आगे चल के करेंगे, बट तुम क्या सारी चीजें पहले सवाल पे करना चाहते हो? मैंने कहा था कि एक एक करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, ठीक है। जो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे उनके बराबर नहीं होंगे। चलो, तो अभी करेंगे बातें, समझेंगे। अभी पहला सवाल किया है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो उसी में तुम्हें पूरी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझनी है। अभी करेंगे ना भाई, चिंता क्यों कर रहे हो? बहुत सवाल करवाऊंगा, इसी लॉ का यूज करके टाइट्रेशन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। पर ठीक है, लेकिन मतलब डिपेंड करता है ना, जनरलाइज क्यों करना है तुमको कि सर आपने तो एक सेंटेंस बता दिया ये दुनिया में सब जगह अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं होता ना बेटा। कि जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनसे मिलके जो प्रोडक्ट बन रहा है, इन तीनों के आपस में इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अब तुम दो चीजें अलग हैं, वो अलग अलग रिएक्ट कर रही हैं, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं, तो सबके सेम नहीं कर सकते, है ना। जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं और उनके रिएक्ट करने से प्रोडक्ट बन रहा है, इन तीनों का आपस में या चारों का आपस में सेम होगा। और करेंगे ना अपन सवाल, क्यों चिंता कर रहे हो? ये बातें थ्योरी में करने से अच्छा सवाल से समझो। तो सवाल करके समझते हैं अपन इनको आगे, है ना। यहाँ तक लिखा कि अभी तो पहले ये बताओ, ये सवाल समझ में आया? यहाँ तक लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब एक एक करके समझते हैं ना, तुम स्किप मत किया करो ये सवाल। अब एक, यार टाइम कम हो गया, एक काम करते हैं, ये सवाल प्लस एक दो सवाल और मैं तुमको होमवर्क दे देता हूँ, है ना। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़े इलस्ट्रेशंस देखना, तो तुमको थोड़ा और समझ में आएगा, फिर तुम अच्छे सवाल पूछोगे। हम्म। तो एक तो ये सवाल होमवर्क हो गया भाई जनता, है ना। ये हो गया होमवर्क तुम्हारा। और एक सवाल और दे देता हूँ, मैं 2 सवाल देता हूँ। अरे हाँ, चैलेंजिंग, अभी चैलेंजिंग सवाल दे दूंगा तो फिर तुम कहोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी एक 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 करके सीखो ना यार, तुम कूदना क्यों चाहते हो? सब करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो, है ना। अभी थोड़े सवाल कर लो, उसके बाद तुम्हें बढ़िया चैलेंजिंग सवाल करवाऊंगा, जो मतलब तुम्हें देख के लगेगा कि सर ये क्या हो गया। वहां तक भी पहुंचेंगे, लेकिन शुरू में नहीं, एक एक करके ना, स्टेप बाय स्टेप। नहीं उत्कर्ष बेटा, कल तो छुट्टी है। लिखो सवाल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयंस, ऑक्सिलेट इज C2O4 2 नेगेटिव, अभी तो बता रहा हूँ, बट आगे आपको ये बातें याद हो जानी चाहिए कि ऑक्सिलेट क्या होता है, ठीक है। अभी नए हैं तो धीरे धीरे मैं बताता जा रहा हूँ, बट यू शुड नो व्हाट एन ऑक्सिलेट आयन इज।
number of moles of oxalate ions oxidized by 1 mole of oxidized by 1 mole of MnO4 माइनस इसको कहते हैं परमैंगनेट। by 1 mole of MnO4 minus ion in acidic medium is। रिएक्शन अभी मैं बता देता हूँ, आगे चल के रिएक्शंस भी आपको खुद लिखनी सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो रिएक्शन इसकी है C2O4 नेगेटिव ऑक्सलेट प्लस MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम will give you CO2 प्लस Mn+2। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इक्विवेलेंट से करना है हमको। और एक और सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड। फाइंड, ऑप्शन दूं क्या इस सवाल में? थर्ड में ऑप्शन दूं क्या? नहीं ना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। फोर्थ में भी ऑप्शन नहीं दे रहा, सीधा आंसर ही बता देना। फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन बता देना अगली क्लास में, बिना डेसिमल के सॉल्व करें। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 needed to oxidize 1 mole of needed to oxidize 1 mole of Cu2S in acidic medium। इसकी रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। KMnO4 plus Cu2S giving you Mn+2 plus Cu+2 plus SO2 गैस। तो आपको एन फैक्टर निकालने पड़ेंगे, मेन चीज तो ये है, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क हैं। तीन सवाल, पहला, तीसरा और चौथा, ये करना है। थोड़े से इलस्ट्रेशंस देखने हैं और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इतना कर लो, यहां से अपन लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। स्क्रॉल अप। तो यहां से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पूरा कंप्लीट कर लो, 3 सवाल आपको होमवर्क है। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और थोड़ा सा टाइट्रेशंस के बारे में रीड कर लेना, वो भी सारे अभी नहीं करने हैं, आइडोमेट्रिक आईडीमेट्रिक करेंगे अपन, तो थोड़ा बहुत उनको रीड करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेनली तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस और उसके इलस्ट्रेशंस थोड़े देख लो, हैं, ठीक है।